वो कुछ समय मेरी खिड़की के पास खड़ी रही और हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो मैंने खुद को अपनी सीट से उठते पाया और प्लेटफॉर्म पर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं चाय की दुकान तक चला गया। एक छोटी सी आग पर केतली उबल रही थी, लेकिन दुकानदार ट्रेन में कहीं चाय परोसने में व्यस्त था। लड़की मेरे पीछे पीछे आकर खड़ी हो गई। क्या आप टोकरी खरीदना चाहेंगे? उसने पूछा। वे बेहद मजबूत हैं और सबसे अच्छी मेज से बनी हुई है। और नहीं, मैंने कहा, मुझे टोकरी नहीं चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे और उसने कहा, क्या आप सच में टोकरी नहीं लेंगे? ठीक है, एक दे दो, मैंने कहा। उसके हाथों को ना छूने की हिम्मत करते हुए मैंने सबसे ऊपर वाली टोकरी ले ली और उसे 1 रुपया दे दिया। नमस्कार और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभी के इस YouTube चैनल, इस पॉडकास्ट और इस कहानियों की एक छोटी सी लेकिन अब जो बड़ी हो रही है उस दुनिया में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, इस बार शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। आपने इतना प्यार दिया हमारी जो पिछली स्टोरी है उस पर, जो हमने रावण सीता जी उनके बीच का अनुवाद सुंदरकांड में जो लिया था। अगर आपने वो कहानी अभी तक नहीं सुनी तो आप सुन सकते हैं। हमारी पिछली स्टोरी है जो हमने दशहरा पर रिलीज करी। आपने उस कहानी को इतना प्यार दिया, अब समझ में आता है कि ऑडियंस की पावर क्या है। इसी तरह से हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमारी और कहानियों को प्यार देंगे। लेकिन इस बारी वाली के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी आपके लिए पेश कर रहे हैं। ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित कहानी है, बहुत लोगों की फेवरेट है, तो आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। आपको छोटा सा हिंट दूंगा, कभी कभार ऐसा होता है ना लाइफ में, आप किसी को देखते हैं सामने और आपको देखते ही उस बंदे की आंखों में पसंद आ जाता है। वो व्यक्ति आपके मन से कभी निकल नहीं पाता। भले ही आप आगे बढ़ जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो उस समय की जो फीलिंग है जो हमें आई थी, ये कहानी उस फीलिंग के बारे में है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक बार वहां पर ले जाने की। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस बार की कहानी को, जिसका नाम है द नाइट ट्रेन एट देओली। जब मैं कॉलेज में था, मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां देहरा में अपनी दादी के यहाँ बिताने जाया करता था। मैं मई की शुरुआत में मैदानों से निकलता हुआ जुलाई के अंत में लौटता। देओली देहरा से लगभग 30 मील की दूरी पर एक छोटा सा स्टेशन था, जो भारतीय तराई के घने जंगलों की शुरुआत का संकेत देता था। ट्रेन सुबह 5 बजे देओली पहुंचती थी, जब स्टेशन हल्की हल्की रोशनी में डूबा होता था। स्टेशन पर बिजली के बल्ब और तेल के लैंप जलते रहते और पटरी के उस पार जंगल भोर की हल्की रोशनी में दिखाई देता था। देओली में बस एक ही प्लेटफॉर्म था, एक स्टेशन मास्टर का दफ्तर और एक प्रतीक्षालय। प्लेटफॉर्म पर एक चाय की दुकान, एक फल बेचने वाला और कुछ आवारा कुत्ते थे। और कुछ नहीं, क्योंकि ट्रेन केवल 10 मिनट के लिए ही रुकती थी और फिर जंगलों में आगे बढ़ जाती थी। अब भगवान जाने क्यों ट्रेन देओली में रुकती थी, ये मुझे नहीं पता। वहां कभी कुछ खास होता ही नहीं था, ना कोई उतरता ना कोई चढ़ता। प्लेटफॉर्म पर कभी कोई कुली भी नहीं होते थे। लेकिन ट्रेन वहां पूरे 10 मिनट तक रुकती, फिर घंटी बजती, गार्ड सीटी बजाता और धीरे धीरे देओली पीछे छूट जाता। मुझे उस छोटे अकेले प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा अफसोस होता और उस जगह के लिए जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता था। मैंने तय किया कि एक दिन मैं ट्रेन से उतरूंगा और वहां एक दिन बिताऊंगा, बस उस जगह को खुश करने के लिए।
जब मैं 18 साल का था और अपनी दादी के यहाँ जा रहा था, रात की ट्रेन देवली में रुकी। एक लड़की प्लेटफॉर्म पर टोकरी बेच रही थी। वो ठंडी सुबह थी और उसके कंधों पर एक शॉल भी थी। उसके पैर नंगे थे और कपड़े पुराने, लेकिन वो एक युवा लड़की थी जो गरिमा और शांति से चल रही थी। जब वो मेरी खिड़की के पास आई तो उसने देखा कि मैं उसे ध्यान से देख रहा हूं, लेकिन उसने पहले ध्यान ना देने का नाटक किया। उसकी हल्की त्वचा थी, काले चमकीले बाल और गहरी उदासी आंखें। और फिर उसकी वो आंखें जो गहरी और बोलती सी थी, मेरी आंखों से मिली। वो कुछ समय मेरी खिड़की के पास खड़ी रही और हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो मैंने खुद को अपनी सीट से उठते पाया और प्लेटफॉर्म पर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं चाय की दुकान तक चला गया। एक छोटी सी आग पर केतली उबल रही थी, लेकिन दुकानदार ट्रेन में कहीं चाय परोसने में व्यस्त था। लड़की मेरे पीछे पीछे आकर खड़ी हो गई। क्या आप टोकरी खरीदना चाहेंगे? उसने पूछा। वे बेहद मजबूत हैं और सबसे अच्छी मेज से बनी हुई है। और नहीं, मैंने कहा, मुझे टोकरी नहीं चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे और उसने कहा, क्या आप सच में टोकरी नहीं लेंगे? ठीक है, एक दे दो, मैंने कहा। उसके हाथों को ना छूने की हिम्मत करते हुए मैंने सबसे ऊपर वाली टोकरी ले ली और उसे 1 रुपया दे दिया। बस अब जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, गार्ड ने सीटी बजाई। उसने कुछ कहा, लेकिन घंटी की आवाज और इंजन की सीटी में सब खो गया। मुझे अपने डिब्बे में वापस दौड़ना पड़ा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैंने उसे तब तक देखा जब तक प्लेटफॉर्म ओझल नहीं हो गया। वो अकेली खड़ी थी और हिल नहीं रही थी, लेकिन वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। उस घटना के बाद उसकी छवि मेरे दिमाग में बसी रही। उसकी आंखों और चेहरों का भाव मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। जब 2 महीने के बाद मैं दादी के घर लौट रहा था तो मुझे उसकी याद आई। मैं उसे देखने की प्रतीक्षा में था और जब मैंने उस प्लेटफॉर्म पर उसे देखा तो मैं उत्साह से भर गया। हम फिर से मिले बिना कुछ कहे। मुझे उसे वहीं से अपने साथ ले जाने की इच्छा हुई। मैं उससे दूर होने का ख्याल सहन नहीं कर सका। मैंने उससे पूछा, क्या तुम यहां रहती हो? उसने धीरे से सिर हिला दिया। गार्ड ने सीटी बजाई और मुझे ट्रेन पर वापस जाना पड़ा। पूरे साल वो मेरे दिल में बसी रही। अगली गर्मियों में जब मैं वहां फिर पहुंचा तो मैं उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं थी। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, क्या आप उस लड़की को जानते हो जो वहां यहाँ पर टोकरी बेचा करती थी? स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं पता और आपको ट्रेन पर वापस जाना चाहिए वरना छूट जाएगी। मैं प्लेटफॉर्म पर ऊंचे नीचे चलता रहा और स्टेशन के बाहर की ओर देखा। वहां बस एक आम का पेड़ था और एक धूल भरी सड़क जो जंगल की ओर जा रही थी। सड़क कहाँ जाती थी ये मुझे भी नहीं पता। ट्रेन चल पड़ी और मुझे प्लेटफॉर्म पर दौड़कर अपने डिब्बे में चढ़ना पड़ा। जब ट्रेन ने गति पकड़ी और जंगलों से होकर गुजरी, मैं खिड़की के सामने उदास बैठा रहा। मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए अब क्या ही कर सकता था जिसे मैंने बस 2 बार देखा था, जिसने मुझसे कुछ खास नहीं कहा था और जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन फिर भी मैं उसके प्रति एक अजीब सा प्रेम, एक अजीब सा प्यार और एक जिम्मेदारी भी महसूस करता था।
मेरी दादी मेरी यात्रा से खुश नहीं थी क्योंकि मैंने उनके यहाँ बस कुछ हफ्ते ही बिताए थे। मैं बेचैन था और ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मैदानों में लौटने के लिए ट्रेन ले ली थी। इस बार स्टेशन मास्टर से और जानकारी पूछने का इरादा किया, पर देवली में अब एक नया स्टेशन मास्टर था। पिछले स्टेशन मास्टर को एक हफ्ता पहले ही किसी और पोस्ट पर भेज दिया गया था। नए स्टेशन मास्टर को उस टोकरी बेचने वाली लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने चाय वाले से पूछा, एक छोटा दुबला पतला आदमी जो पुराने कपड़े पहने हुए था, क्या उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी पता था? हाँ, यहाँ ऐसी एक लड़की थी, याद तो है मुझे अच्छी तरह, यहीं घूमती रहती थी, टोकरी बेचती थी, उसने कहा। लेकिन अब तो उसने आना ही बंद कर दिया, बहुत दिन हो गए। क्यों? मैंने उससे पूछा, क्या हो गया उसके साथ? मुझे क्या पता, कहाँ मर रही होगी, तू कौन है बे? उस आदमी ने कहा। अरे वो ऐसी वैसी इधर उधर घूमती थी, ऐसी वैसी लड़की है वो, टोकरी बेचती रहती थी, मेरे से भी 10 बार पूछती थी, उसको पता नहीं है क्या मैं चाय वाला हूँ, यहीं बैठता हूँ। और फिर मुझे वापस ट्रेन में दौड़ना पड़ा। जैसे ही देवली का प्लेटफॉर्म पीछे छूटा, मैंने तय किया कि एक दिन मैं वहां उतरूंगा, पूरे दिन शहर में बिताऊंगा और उस लड़की के बारे में पता लगाऊंगा जिसने बस अपनी एक नज़र में मेरा दिल जीत लिया था। इसी विचार से मैंने अपने कॉलेज का आखिरी सत्र पूरा किया। मैं फिर से गर्मियों में देहरा गया और जब रात की ट्रेन सुबह सुबह देवली पहुंची तो मैंने प्लेटफॉर्म पर उसे ढूंढा, ये जानते हुए कि वो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मन के अंदर पता नहीं क्यों एक उम्मीद थी। किसी कारण से मैं देवली में उतरने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने सोचा, अगर ये सब एक कहानी या फिल्म होती तो मैं वहां उतरता, राज पता करता और कहानी को एक उचित अंत तक पहुंचाता। लेकिन मुझे डर था कि मुझे असलियत का पता न चल जाए। शायद वो देवली में नहीं थी, शायद उसकी शादी हो चुकी थी, शायद वो बीमार पड़ गई, शायद पिछले कुछ वर्षों में मैं कई बार देवली से गुजरा हूं और हर बार खिड़की से बाहर देखता हूं उस प्लेटफॉर्म पर उसे ढूंढते हुए, लेकिन अब मैं कभी भी देवली में नहीं उतरा। मुझे लगता है कि मैं उसे अपने सपनों में संजो कर रखना चाहता हूं और उसे उसी तरह प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखना चाहता हूं जैसे वो पहले थी। वाह वाह वाह, क्या कहानी है दोस्तों। मुझे विश्वास है कि हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरह का कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर होता है जहां हम किसी को देखते हैं और वो एक बार देखने में वो हमारे मन को भा लेती है, और ये ज्यादातर बचपन में होता है। कभी कभार वो जो प्यार है वो मुकम्मल हो पाता है, कभी कभार वो हमारी यादों में मुकम्मल हो जाता है। दोनों ही रास्ते हमारे लिए खुले हैं। इस बार आप हमें बताएं, क्या आपको ऐसा ही कुछ अपनी लाइफ में याद है, ऐसा हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, जब मौका है उस समय पर कम से कम अपनी दिल की बात एक बार ज़रूर रख देनी चाहिए। उसके बाद सामने वाले व्यक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कम से कम आपको जीवन भर का ये मलाल नहीं रहेगा कि यार मैंने अपनी बात नहीं कही। इसी के साथ यहाँ मैं पूर्ण विराम देना चाहूँगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने इस कहानी को सुना। हमारी पिछली कहानी की तरह इस कहानी को भी उतना ही प्यार दें। दोबारा आइए आपके इस YouTube चैनल पर, कहानियों के मज़े लेते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं। इसी तरह हमें प्यार देते रहिएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, नमस्ते।